ठीक है, तो हमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़े, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो एलिमेंट पढ़ा है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। टेबल को बनाना कितने बार प्रैक्टिस करी आपने, की किसी ने प्रैक्टिस? कम से कम 20-20 बार प्रैक्टिस कीजिए, रोज कीजिए, मैं तो कह रहा हूं एक बार। अभी आपके पास कोई ज्यादा लोड नहीं है और छुट्टियां आ रही है ना, तो इसको जब छुट्टियों से आओ एटलीस्ट तब आपको ये पूरी तरह याद होनी चाहिए। क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो तुक्के से इसको याद करो या इसको याद करके सब कुछ सॉल्व कर लो। ये अगर आपको याद हो गई ना तो आपको सीधा उसका आंसर पता चलेगा। ठीक है, अगर ये आपको याद हो गई तो सीधा आंसर आपको समझ में आएगा, किसका एटॉमिक नंबर कितना है, साइज कितना है, बड़ा होगा छोटा होगा, सब लॉजिक आप इसी से लगा पाओ। तो इसको बहुत अच्छे से आराम से पढ़ना है। हमने पूरी कोशिश की है आपको धीमे धीमे पढ़ाने की, और साथ में प्रॉपर एग्जाम्पल भी लिए हैं। आगे बच्चा कितना सीखता है, उसको कितना याद रहेगा, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि वो खुद कितनी एक्सरसाइज कर रहा है। खुद की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितने एक्सेप्शन हमें लगे सारे हम करा नहीं सकते, आप भी जानते हो, उतना समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो खुद से करना है। लॉजिक हमने सारे बता दिए। तो कुल मिला के हम पहली बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। पिछले चैप्टर में दो चीजें पढ़ी थी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी इंपॉर्टेंट चीज। किसी भी चीज का मैं सब बच्चों की कॉपी में देखूंगा, पूरे 118 एलिमेंट का मुझे चाहिए। ठीक है, सही क्या है वो आपके बुक में दिया है सेकंड चैप्टर के लास्ट में, उससे चेक कर लेना। लॉजिक समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो मुझे बताना कि सर ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आया। सबका होना चाहिए। अब इसमें पहली बात तो जो केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको लिखना आना चाहिए। इसमें 2-3 रूल काम करते हैं। पहला रूल है ऑफ-बाउ रूल्स। ऑफ-बाउ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे सबसे कम एनर्जी 1s की है, इसके लिए हमने आपको तरीका समझा दिया, प्रूव करके दिखा दिया किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा, और ये किस पे काम करता है। ठीक है, पहला ऑफ-बाउ का है। फिर हुंड का रूल है, ये आपको ध्यान रखना है पेयर करते वक्त। पाउली का रूल है। तो 2-3 रूल्स काम करके सही। एक बात आप एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री दिमाग में बैठा लो कि यहां पर थ्योरी से आंसर नहीं चलता है। यहां पर हर चीज जो बुक में आपने देखा हो, बहुत सारे ग्राफ नजर आ रहे होंगे आपको, आ रहे ना ग्राफ, ये खराब नहीं है, ये सब वही है जो हमने पढ़ाया आपको। किसका किससे ज्यादा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जल्दी याद रहता है। तो ग्राफ जो दिया है ना, ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड वैल्यू है, यानी एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई। अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब हम क्या करते हैं, हम उस एक्सपेरिमेंट की बात को हमारे दी गई थ्योरी से, रूल से सेटिस्फाई करते हैं। यही क्वेश्चन केमिस्ट्री में बनता है कि भैया इसकी वैल्यू ये है तो बताओ क्यों है। तो क्यों के लिए हमारे पास जितने लॉज हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। समझ में आ गई बात? तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर बच्चा इसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हर बच्चे को ये आना चाहिए। ये बेसिक है, ये कोई सवाल नहीं है, ये आपको पढ़ने के लिए जरूरी है। दूसरा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, किसका साइज बड़ा होगा किसका साइज छोटा होगा, बता चुका हूं मैं पहले ही, उनकी बात बता रहा हूं। थर्ड हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिफ्थ हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साफ दिख रहा है क्या बच्चों? बोल, अरे साफ दिख रहा है क्या बोर्ड? मुझे भी ब्लर दिख रहा है ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? अब साफ है ना? तो बोल तो दिया करो यार। तो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ इसलिए मुझे पता चल रहा है कि ब्लर है। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतने पॉइंट हमने आपको पढ़ाए। और इनको पढ़ने के लिए कुछ एक फैक्टर हैं। ये ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने के लिए ये फैक्टर भी काम आ सकता है। साइज तो सभी जगह काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जगह काम आता है।
एक नया हमने आपको बताया था पेनिट्रेशन इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, है ना, उसको ध्यान रखना है। कुल मिला के हमारे पास जो सवालों के जवाब हैं 4-5 चीजों को मिला के, अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया, आपको समझ में आ गया किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो सब आप कर लोगे। तो इस चैप्टर पे शुरू के 2 जो चैप्टर है ना, मतलब वैसे 11th पूरी अच्छी है, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं शुरुआती, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको कुछ सवाल ही नहीं पढ़ पाओगे अदरवाइज। तो क्लियर हो गई बात। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमने अच्छे से बता दिया आपको, दोनों का डिफरेंस भी बता दिया था। क्या बताया था बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? किसकी होती है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी है? फ्लोरीन की। अब याद रखो ये सवाल, अब इतना इस सवाल को भी कोई गलत करेगा ना, तो अब समझो, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट बढ़ती है और अप से डाउन घटती है। तो कोने में कौन आ रहा है? ये, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, है कि नहीं? अरे इस टेबल का यही तो मजा है कि आप यहां से पढ़ के आए और लेफ्ट से राइट घटती है, और घटती है तो सबसे एंड में कौन आ गया? ये तो इनर्ट गैस है, इसकी तो बात ही मत करो, इसके अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती नहीं है ना। तो ये बच गया, कोने में आएगा तो, और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, तो कोने पे कौन आ गया? ये, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। कल हमने बताया था इसका जो व्यवहार है ऑक्सीजन का, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। जिन बच्चों ने भी, कल बहुत कम बच्चे थे क्लास में, नहीं है तो मैंने उसका वीडियो डाल दिया होगा या मैं डाल दूंगा, देख लेना। ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा एबनॉर्मल, और इस पर सवाल भी सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात ये जो फर्स्ट लाइन के लोग है ना, ये यहां से लेकर, यानी सेकंड पीरियड वाले को ध्यान से सुनना, बार बार पढ़ेंगे हम इस बात। सेकंड पीरियड वाले लोग जो हैं, इनका बिहेवियर पूरी टेबल में एक्सेप्शनल है। पूरी टेबल में एक्सेप्शनल का मतलब इसका बिहेवियर इस ग्रुप में एक्सेप्शनल है, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, उनसे सिमिलरिटी रखता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी एकदम उल्टी रखता है। वो जो हाल इसका है वही हाल इसका भी है, ठीक है? वही बोरॉन का है, वही कार्बन का है, वही नाइट्रोजन का, सबका हाल ही है। अब जवाब क्या है? जवाब ये है कि ये जो पहली लाइन यानी सेकंड पीरियड के लोग हैं, इनका साइज अगर हम इस दूसरे नंबर से कंपेयर करें तो साइज में काफी डिफरेंस है। तो जवाब क्या हो गया? जवाब ये हो गया, एक्सेप्शनल स्मॉल साइज। इसके बाद देखो, यहां शेल 2 आया, यहां 3 आएगा, तो 2 से जब 3 में जाते हैं ना तो बढ़ता जाता है, 3 से 4 में जाएंगे साइज बढ़ेगा। तो यहां साइज बहुत छोटा है। अगर साइज छोटा ना होता ना तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? यहाँ सेंटर में एक न्यूक्लियस है और यहां पर आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या है? अट्रैक्शन चाहिए। तो अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। ये अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन अपने घर में इसके पास जगह नहीं है इतनी कि वो उसको ले सके। अब दूसरी बात आती है, क्लोरीन की ज्यादा क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट भी करता है और जगह भी है। तो एफिनिटी इसकी ज्यादा, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो फ्लोरीन की ज्यादा। रीजन क्या हो गया? साइज। अब ये छोटी छोटी बातें अगर आप देखो, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछता, एक पूछेगा इसका रीजन क्या है, आपने कहा एक्सट्रीम स्मॉल साइज, बात खत्म हो गई, आगे इफ एंड बट नहीं होती है। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि कहां आपको क्या लॉजिक लग रहा है और लगाना है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं इसको भी मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि काम आता रहेगा ये। पहले दिन बनाई, कोई पढ़ाता ही नहीं है क्या आके मेरे अलावा? 4 दिन 5 दिन हो गए इसको, ये बनी रखी है, इस पे कोई किसी ने एक लाइन भी नहीं खींची है। चलो कोई बात नहीं, हाँ 4 दिन तो हो ही गए होंगे ना, 4 से ज्यादा ही हो गए, मुझे लग रहा है वीक ही हो गया। चलो कोई बात, ठीक है। अब देखो सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या फर्क पड़ता है ये समझो। अब हमारे दिमाग में कुछ कुछ भ्रम होते हैं, जो भ्रम बनना स्वाभाविक है। हम कहते हैं ये कंपाउंड आयनिक है, और हम कहते हैं ये कंपाउंड कोवलेंट है, इतना जानते हैं ना। अब आप मुझे बताओ, इस टेबल को देख के आप बताओ, टेबल को देख के बताओ कि मुझे एक जबरदस्त आयनिक कंपाउंड चाहिए जिसकी आयनिक नेचर सबसे ज्यादा हो, इस टेबल में हमको बनाना है। बताओ कैसे बनाएंगे? अब देखो सुनो, ये देखो, ये मेटल है। मेटल क्या होता है? वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं।
लिथियम तो आ नहीं सकता, डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी बढ़ रही है, पक्की बात। तो हमें ऐसा मेटल चूज करना है जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। कौन है भैया? सोडियम है, तो Na+ और E-। अब ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे, पर आयनिक दोबारा मुंह फाड़ा ना तो पिट जाएगा। तो बैठा रहता है कॉपी पेन, क्या किसके लिए लाया है? अब देखो सुनो कि आयनिक कंपाउंड कब बनता है? एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस के ऑप्शन तो आपके पास और बेहतरीन है, लेकिन माइनस चाहिए। तो माइनस कौन? जो इलेक्ट्रॉन को ले सके, वो जिसकी एफिनिटी सबसे अच्छी हो। कौन है भैया वो है Cl। तो Cl इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, Cl माइनस बनाएगा। तो अब प्लस और माइनस बन गए, तो कंपाउंड बन गया Na+ और Cl-। तो ये आपके इस टेबल का सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड है, अच्छे आयनिक कैरेक्टर। इसीलिए अब देखो जो ज्यादा स्टेबल होगा इसको कोई चैलेंज नहीं करता है ना भाई। होता क्या है, एक कंपाउंड लिया आपने, दूसरा डाला तो दूसरा बन जाता है, क्योंकि वो ज्यादा होता है, इससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए नेचर में सबसे ज्यादा मिलता है, ये मिलता है ना, समुद्र में, लेक में सबसे ज्यादा यही मिलता है। ऐसा नहीं सब बाकी नहीं मिलते, मिलते हैं पर ये ज्यादा मिले। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गई बात? अब बात यह है कि सर ये बात आपने कह दी, तो LiCl के बारे में क्या ख्याल है? Li भी तो प्लस बनाता है। तो ख्याल ये है बच्चों कि Li और Cl ऑब्वियसली आपको दिखने में आयनिक लग रहा है, क्योंकि Li क्या बनाता है? प्लस, और Cl क्या बनाता है? माइनस। लेकिन अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि ये देखो अच्छी तरह से आयन बना रहा था। हमने क्या कहा कि इसके ऊपर वाले यानी सेकंड पीरियड वालों की प्रॉपर्टी ये काम तो करते हैं, पर इनमें कुछ एक्सेप्शन होता है। मतलब ये हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज जीरे से या आयनिक बॉन्ड ये बनाएगा ना, उतना ये नहीं बनाएगा। तो इससे क्या होगा कि LiCl जो हमको आयनिक नजर आ रहा है, इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? कोवलेंट कैरेक्टर। मतलब सीधा सीधा ये है कि हकीकत बात यह है कि कोई भी कंपाउंड पूरी तरह से उस एक बॉन्ड के भरोसे नहीं रहता है। यानी अगर कोई आयनिक है तो उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होता है कुछ %, लेकिन जब कम होता है तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो किसी को जब हम कहेंगे ये आयनिक है, तो इसका मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेंट है, और अगर कोवलेंट है तो उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर डोमिनेट। अब एक वो समझो, जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, तो आप कहोगे तो सर पूरी तरह कोवलेंट है कि नहीं है? है कि नहीं है? जानती है कोवलेंट क्या होता है? जानती है कोवलेंट क्या होता है? क्या? बॉन्ड तो सभी बनाते हैं। कोवलेंट का मतलब शेयरिंग के साथ। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, याद आ रही है सबको? तो यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, देखो दिख रहे हैं। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड स्टेबल नहीं होते। कितने चाहिए उसको? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके पास 8 लेने का क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना, पढ़ा था ना कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो इसके लिए क्या करता है, ये अपने जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो इसके आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और साझा कर लेता है, और साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? अब समझो अच्छा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अच्छा ये होता है कि जो दो लोग जुड़े हुए हैं या तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। क्या हो? समझो समझो बात। अगर मैं लिखूं, जैसे 2 एग्जांपल आपके सामने लिख दिए मैंने कहा H और H के बीच का जो बॉन्ड है ये भी कोवलेंट है, और CH4 का बॉन्ड ये भी कोवलेंट है। आ गई बात समझ में? तो अच्छा कोवलेंट कौन है? ये समझो। आप समझने की बात यह है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके पेयर बनाए, दोनों मिलके बॉन्ड बनाए। अब साझेदारी हो गई। अब जब भी पार्टनरशिप होती है ना, तो उसमें एक संभावना हर समय बनी होती है, वो होती है झगड़े की। क्योंकि इंसान जब देता है ना किसी चीज को शेयर में, उसको लगता है मैंने ज्यादा दिया है ना। लेकिन अगर दोनों बराबर कैपेसिटी को हो तो झगड़ा होने के चांसेस कम है। ठीक है? अब यहां देखो, ये भी कोवलेंट है, लेकिन एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो ये जैसे इसको मौका मिलेगा, मान लो आप इस पे ले आए
Cl2 लिया है बगल में, तो ये क्या करेगा ना, एक H छोड़ के लगा देगा Cl। अब देखो मजेदारी बात होगी, अब यहां ये बेसिकली कोवेलेंट जैसा ही कंपाउंड है, लेकिन अब इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर आ गया। क्यों आ गए? क्योंकि ये क्या है, हेलोजन, और हेलोजन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो खींचेगा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो यहां पर माइनस डेल्टा रहेगा और यहां पे प्लस डेल्टा रहेगा, यानी पोलरिटी क्रिएट आ गई। अब आप कहोगे कि कंपाउंड के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ गया। कैसा कैरेक्टर आ गया? आयनिक कैरेक्टर आ गया। अब जैसे HCl है, बताओ ये कैसा कैसा कंपाउंड है? सब कहेंगे आयनिक है, आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट है। कोवेलेंट कंपाउंड विद पोलर यानी आयनिक कैरेक्टर है ये, कोवेलेंट कंपाउंड विद आयनिक कैरेक्टर है। समझो मैंने क्या बताया था, आयनिक तो यहां से स्टार्ट होता है मामला। इधर देखो क्या बताया था, Cl तो ठीक है, Cl तो सबसे अच्छा माइनस है, लेकिन आयनिक का मामला कहां शुरू होता है, सोडियम से। तो इससे ऊपर वाले क्या होंगे, कोवेलेंट। टेबल याद है तो सब याद है, फिर मुझे याद करवाने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। सोडियम के नीचे वाले भी होंगे, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकते ना, एक्सट्रीम पे है ना ये क्या है कि ये महंगे इतने होते हैं, अवेलेबल नहीं होते। हम सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी मानते हैं जो नेचर में अवेलेबल हो, तो ये कम मिलते हैं, मतलब इनकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कम है। ये रिएक्टिव ज्यादा है ना, बन जाएंगे तो फिर रिएक्ट ज्यादा करेंगे। तो समझ में आ गई आपको बात? तो हर कंपाउंड में नोट कर लो इस बात को कि कोई भी कंपाउंड पूरी तरह से ना तो आयनिक होता है ना कोवेलेंट होता है। जिसके कैरेक्टर ज्यादा होते हैं हम उसको उसी कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने पढ़ी वो हमें क्या बताती है, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड। समझ में आ गई बात? हाँ के ना बोलो। लिखो, all ionic compound have covalent character and all covalent compound have ionic character। सही लिखा ना? उल्टा लिख दिया ना, एकदम सही लिखा है ना? हाँ, तो ये बात समझ लो। अब आप कहोगे सर ये, अब देखो NaCl, इसको हमने सबसे बड़ा आयनिक क्यों माना, क्योंकि इसको टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं, तो ये अपने आप ही पहले नंबर पे हो गया। भाई ये अपने आप ही पहले नंबर पे हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अपने आप होगा। बाकी जो भी आप बढ़ोगे बदलोगे तो करेक्टर वाइज होता है, और उसका पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कि आपने जब जोड़ा, जैसे HCl है, तो HCl आपको पता है हाइड्रोजन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना? तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, बट ड्यू टू, जैसे ये पूरी तरह से कोवेलेंट था, हमने लगा दिया Cl, तो Cl क्या करेगा, बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी ये बार बार कहेगा ये मेरा है, ये मेरा है। तो उससे क्या हो गया, यहां पर माइनस चार्ज आ गया और यहां पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब ये वैसे तो कोवेलेंट है, लेकिन अगर इसको मौका मिल जाए रिएक्शन करने का तो ये तुरंत कर लेगा। जैसे मान लो आपने जिंक डाल दिया, देखो मजेदार, आप सब जानते हो रिएक्शंस ऐसी नहीं है कि आप नहीं जानते हो, आप सब पढ़ के आए हो कि अगर हम जिंक का रिएक्शन किससे करा दें, HCl से, क्या बनेगा बताओ? सब जानते हैं कि हाइड्रोजन लिबरेट होगा और ZnCl2 बने, क्योंकि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बनती है। अब क्यों बनी है समझो तुम, क्योंकि ये क्या था, पोलर, और Cl जो है माइनस है, और अच्छे प्लस कौन होते हैं, मेटल। तो अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो करेगा ना ये, तो इसीलिए यहां के बैठ गया, इसने हाइड्रोजन को फ्री कर दिया कि तू कोवेलेंट कैरेक्टर ला रहा है, तू बाहर जा अपने, तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल और H2H2 HH बॉन्ड बना और हाइड्रोजन बना के बाहर हो जा। तो हर रिएक्शन जो आपने, अभी आपको क्या होगा, जितना आप पढ़ के आए हो ना, सबका लॉजिक आने लगेगा धीरे धीरे। ये खूब रटाया आपने ना, मेटल की रिएक्शन में पढ़ा कि एसिड से करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, एसिड की में पढ़ा कि मेटल, तो क्या वजह है, कारण आज समझ में आया? तो ये लॉजिकल थिंकिंग अब शुरू होगी, और जितना समझोगे उतना आपको मजा आएगा।
तो ये हमारा था बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सवाल। रीजन वाले आते हैं, इनको अरेंज कीजिए, ये ज्यादा क्यों है, ये कम है। अब अरेंज कीजिए तो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ऑर्डर याद कब होगा? बुक को पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक एक्सेप्शन को लिखिए। रीजन हमने बता दिए, नहीं आपसे बैठता है तो हमसे पूछिए। हमारा जो रोल है वो केवल इतना ही है कि हम आपको ये बताएंगे किस जगह कौन सा लॉजिक काम कर रहा है। आ गई बात समझ में? अब इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट बात बची है। अब मैं इस टेबल को हटा रहा हूं। बच्चों कोई सवाल है क्या ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को इससे रिलेटेड इन प्रॉपर्टी? अच्छा नहीं है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं देखो, और आसान है, आपको सबको अच्छा लगेगा उसमें। एक आदत डाल लो तुम लोग, जाते हो ना, 2 कपड़े ले आओ, एक गीला और एक सूखा। जाते एक बार गीला कपड़ा मार जाए, सूखे से साफ करके डस्टर से गीला कपड़ा मार जाए, तो जिससे थोड़ा सा ऑनलाइन वालों बच्चों को अच्छा दिखता है। आदत बना लो। चलिए अब देखिए, पीरियोडिक टेबल क्या है? ये एक तरह की अलमारी है। क्या है? अलमेरा है जिसमें हम अपना सामान जमा रहे हैं, और सामान को इतने बढ़िया से जमाया है कि हमें जब जरूरत पड़ेगी हम जरूरत के हिसाब से सामान को पिक कर लेते हैं। यही इसकी व्यवस्था है, इसलिए बनाए। एक और भ्रम में मत रहना कि जो पीरियोडिक टेबल आपको बताइए ये इस तरह की कई है, बट दिस इज मोस्ट इजी एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक ही नहीं है, और भी कई तरह के डिजाइन मिलेंगे, राउंड शेप भी मिलेगी आपको, लेकिन ये मोस्ट इजी और मोस्ट एक्सेप्टेबल है। हमारी पढ़ाई ज्यादातर इसी से हम करते हैं। ठीक है, इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो बात ये है बच्चों, एक समय था जब पहली बार शुरुआत हुई एलिमेंट्स की, तो केवल 20 एलिमेंट थे। कितने थे? 20 एलिमेंट। अब एक होता है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। फर्क जानते हो दोनों का? दोनों का फर्क जानते हो आप? क्या क्या फर्क है? देखो दो है, खोज और आविष्कार। खोजा उसको जाता है जो पहले से है। अरे मेरे पेन कहाँ है? तो पेन था ना, तभी तो खोज रहे हो। अब मान लो कार है नहीं, मेरी कार कहाँ है? तो भैया है कहाँ? तो डिस्कवरी का मतलब होता है जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है नेचर में, उसको केवल आइडेंटिफाई करके खोज ले। और इन्वेंशन जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये सब इन्वेंशन है, ये नेचर में थोड़ी मिला है कहीं पड़ा हुआ। ये हमने चीजों को इस्तेमाल कर 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 उनके कामों को समझ समझ कर ये काम हमने किया है। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या है? इन्वेंशन। तो एलिमेंट जो हैं वो बनाए नहीं जा रहे, अभी तो बनाने लगे हैं। इनकी डिस्कवरी हुई है। कैसे हुई? कि कोई रिएक्शन हुआ, किसी ने देखा या किसी ने कुछ डाला, कुछ रिएक्शन हुआ, तो आइडेंटिफाई हुआ कि ये चीज क्या है। तो ऐसे करते करते बड़ी आगे क्लासेस में जाओगे, पढ़ोगे आप, एक एक एलिमेंट का डिस्कवरी पढ़ते हैं। जब ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो वहां एक एक, जैसे जीनोन का अलग चैप्टर है, हाइलियम का अलग, हर किसका एक अलग है। अभी 12th में जाओगे ना तो आप एक एक ग्रुप का पढ़ोगे। ग्रुप 18 तो उसमें सबके बारे में, फिर 17 सबके बारे में। तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज जो है डीपर एंड डीपर जाती जाएगी। ठीक है, तो लगातार ये डिस्कवरी चलती जा रही है। 20 एलिमेंट से आज के तारीख में हम 118 पे आ गए। किस पे आ गए? 118 वैलिड है, और 118 वाला जो है वो ऑर्गेनासॉन है, नाम है ओजी, ऑर्गेनासॉन है। कौन है ये? ऑर्गेनासॉन है इसका नाम। याद करो, अब इसका मतलब याद करने पड़ेंगे ना, नाम टिपिकल है तो याद करने पड़ेंगे। अब ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आज कहता हूं कि भैया ये लास्ट है, ऐसा नहीं। और होते जाएंगे, और होते जाएंगे। अगले 5 साल में हो सकता है और 100 आ जाए, इतने जल्दी आते नहीं है, लेकिन आते जाएंगे। अभी क्या हो रहा है ना, अभी साइंटिस्ट इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि नए नए एलिमेंट्स बना रहे हैं वो, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? सिंथेटिक एलिमेंट।
तो ऐसे एलिमेंट जो देर से खोजे गए वो रेडियो एक्टिव थे, क्योंकि वो रिएक्शन करके फटाफट गायब हो जाते। अब समस्या क्या आती है, जैसे हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो हम क्या करते हैं पहला काम, क्योंकि सब घर में मान लो 2 बच्चे पैदा, सबसे पहले उसका नाम रखते हैं। क्या रखते हैं? नाम रखते हैं, क्योंकि उसी से उसका आइडेंटिफिकेशन है। आप लोगों का भी आइडेंटिफिकेशन नाम से ही है, हमारा भी इसी से है। तो पहला काम जो है ना नोमेनक्लेचर का, क्या है? नोमेनक्लेचर का। अब इसमें क्या दादागिरी चली हुई है कि सबने अपने हिसाब से नाम रख दिया, कि मैंने खोजा तो मैंने रख दिया। तो वो जमाना तो कम था, थोड़ा लो था ना, कि लोग कहीं किसी ने किया, और कई बार ऐसा भी होता है कि काम कोई कर रहा है, दूसरा चोरी करके अपना नाम बता देता है कि मैंने किया। हुआ होगा ऐसा, आज का जमाना थोड़ी है कि कोई मतलब नहीं बता पाया अपने काम को। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि खोज किसने की और नाम किसका चल रहा है, क्योंकि बेचारा वो अपनी चीज को पहुंचा नहीं पाया, दूसरे ने फटाफट लिया, समझा और नाम लगा दिया कि मैंने ढूंढा। तो एक समस्या रहती है, किसी भी चीज के नाम को रखने से पहले एक समस्या रहती है। तो आईयूपीएसी ने कहा कि भैया ये तो अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है, चलता रहेगा ये तो उन्होंने एक नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया कि जितने भी एलिमेंट जो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर है, आईयूपीएसी क्या करती है, सबसे पहले उसका एक अपने हिसाब से नाम लिख देती है। उसके बाद उस पर रिसर्च चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जब क्लेम हो जाता है, क्योंकि आईयूपीएसी एक संस्था है, जानते हो ना ये क्या है? आईयूपीएसी क्या है? ये हमारी केमिस्ट्री की गवर्निंग बॉडी है। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 2 तरह की, एक वो जो पढ़ी जाती है, एक वो जो काम में आती है। तो काम में आने वाली को अप्लाइड, जैसे कागज बना है, किसका बना है भैया? ये अप्लाइड है। दवा बनी है, किसकी बनी है? अप्लाइड है। खाना किसका बना है? ये अप्लाइड है। और जो हम पढ़ रहे हैं ना, A प्लस बी, ये क्या है? ये प्योर केमिस्ट्री है। तो इन सबको करने के बाद, हर चीज को सर्टिफाई करने के बाद, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसमें वर्ल्ड के साइंटिस्ट होते हैं, और इसमें एज ए केमिस्ट इसमें आना बड़ी एक वो होती है। जैसे कौन सा होता है, पिक्चरों में अवार्ड होता है ना बड़ा वाला, ऑस्कर अवार्ड होता है। तो ऑस्कर में आपकी फिल्म चली जाए या आपको बुला लिया जाए, कितना बड़ा सम्मान। तो यहाँ आईयूपीएसी का अगर आप मेंबर हो तो बहुत बड़ी बात है। आपने कोई भी काम किया, आपको इनके पास भेजना है। वहाँ हाई लेवल के साइंटिस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी लैबें होती है, वो उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं और फिर समझाते हैं, फिर कहते हैं ये बात सही है, इसके नाम रखा जाओ। तो इस प्रक्रिया में टाइम लगता है, विवाद चलते हैं। तो अभी आईयूपीएसी ने क्या कहा, भैया ऐसा करो कि जैसे ही एक एलिमेंट आए उसका एक नाम हम बता देते हैं, आप उसको चलाइए आईयूपीएसी के हिसाब से, और जब लड़ाई खत्म हो जाए तो आप अपना नाम दे देना उसको। ठीक है, ये बहुत अच्छा छोटा सा सिस्टम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे देना बुक। देखो इसमें कुछ चीजें हैं, आप बस याद करना है, लिखना है आपको, अब सीख जाओगे तुरंत। कहाँ है, इसमें पेज ही नहीं है। वही गायब है जो चाहिए थे। देखो ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सब लिखो रे, सब लिखो, सब लिखो इसको। देखो डिजिट, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, इनऑर्गेनिक का कैसे, इनका सॉरी एलिमेंट्स का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं ये लिखना है, और ऊपर कर लो इसको थोड़ा सा। डिजिट सबसे पहला लिख देते हैं हम, डिजिट। तो डिजिट क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो गया? ये देखना है आपको, नंबर देखना है खाली। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि डिजिट के हिसाब से नेम है। क्या है? नेम है। तो अगर 0 है तो उसके लिए बोलते हैं नील। हम लिखते भी हैं, आपके नंबर क्या है? नील। 0 मतलब नील, इसी से आया है ये, कहते हैं ना नील। क्या काम हुआ? नील काम हुआ, 0 काम हुआ, तो नील। इसके बाद है अन, फिर बाई, फिर ट्राई,
फिर क्वाड, फिर उसके बाद पैंट, फिर हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट। उसमें से देखना आसान है, लेकिन ये आप इसको याद करना है, ये याद होना चाहिए तभी लिख पाओगे आप। तो हर डिजिट के लिए ये एक वर्ड दे दिया इन्होंने, हैं? जीरो दिखेगा तो आप नेल लगाओगे, जीरो लिखेगा तो क्या लगाओगे? नेल लगाओगे। अब और जो लास्ट आएगा, लास्ट डिजिट आएगा ना, वो लगा के आगे IUM लगा दोगे, EM लगा देना, IUM। क्या लगा देना है? IUM लगा देना। जैसे अब एक एग्जांपल पढ़ते हैं, मान लो हमारे पास है 1 0 1, तो 1 का मतलब क्या है? अन। 0 का मतलब क्या है? नील। और अब क्या बच गया? फिर 1 आ गया, तो फिर आ गया अन EM, बस बन गया अन फॉर 1, नील फॉर 0 और अनियम फॉर 1। और इसका सिंबल कैसे बने? नाम हो गया ये, अब सिंबल क्या है? UNU। यानी IUPAC क्या कर रही है? शुरुआत में टेम्परेरी सिंबल्स आपको प्रोवाइड कर रही है, सिंबल्स और नाम। तो इससे क्या है ना कि झगड़ा नहीं, जब बात प्रूव हो जाएगी तो किसी भाई ऑनर देते हैं ना साइंटिस्ट को, तो उसका लास्ट में नाम लिख दिया जाएगा, लेकिन शुरू में इस थियरी से इसको नाम लिखना है। ठीक है, चलो इसको करो बढ़िया से, लिखो 1 से लेकर 18 तक लिखना है सबको, जल्दी लिखे जाओ फटाफट। 1 से लेकर 118 तक सारा लिखना है, फटाफट करो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखेंगे। 102 से लेकर 118 तक सबका नोमेनक्लेचर आपको लिखना है।